बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शीजा नईम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम देखेंगे। जैसा भी कल भी आपको बताया था कि इस प्रोग्राम के मेजबान ताहिर महमूद चंद जाती वजूहात के बायस आपको ज्वाइन नहीं कर पा रहे, लेकिन जल्द ही वो आपको ज्वाइन करेंगे। ऐवान बाला में किसका हुआ बोलबाला, ये तो सब आपके सामने है कि सेनेट इलेक्शन में शिकस्त के बाद वजीर आजम इमरान खान ने ऐवान से इत्मीनान का वोट हासिल कर लिया। और आज जो मौजूद ज़ेर बहस है वो है सेनेट इलेक्शन में 164 और ऐवान में इत्मीनान के 178 वोट कैसे। और दूसरे जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो होगा चेयरमैन सेनेट कौन, सादिक संजरानी या यूसुफ रजा गिलानी। और तीसरा मौजू होगा वजीर आला पंजाब की तब्दीली। और इस वक्त हमें जिन मेहमानों ने ज्वाइन किया है उनमें है दानियाल बाजवा, रहनुमा PTI, हाजी नवीद, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और समर इकबाल साहब, सीनियर तजिया निगार। बहुत बहुत शुक्रिया इन तीनों मेहमानों का, इन्होंने अपनी मसरूफियात में से हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो दानियाल साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वजीर आजम इमरान खान को उसी ऐवान में से इत्मीनान का वोट मिला जहाँ से अक्सरियत होने के बावजूद उनके उम्मीदवार हफीज शेख को शिकस्त हुई, तो क्या ख्यालात हैं आपके इस बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो आपको शुक्रिया कि आपने अपने ख्यालात से बात करने का मौका दिया। देखिए जी, अपना आपके सामने है कि उसी ऐवान से जो उनसे अल्हम्दुलिल्लाह जिस ऐवान से आज से 2.5 साल पहले इमरान खान साहब को 176 वोट मिले थे, आज उसी ऐवान ने 2 इजाफी वोटों के साथ 178 वोट देके कामयाब करवाया। लेकिन दानियाल साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मकसद था जी, मैं आपकी बात ही बता रहा हूँ, इमरान खान साहब का जो इत्मीनान का वोट लेने का जो मकसद था वो यही था कि इन लोगों को एक्सपोज करना था। जो लोग ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब के ऊपर कभी उनके मेंबरान को इत्मीनान नहीं है और इस वजह से लोगों ने वोट नहीं उनको सेनेट के इंतखाबात में दिया और हमने खरीदो फरोख्त नहीं। दानियाल साहब, अगर इत्मीनान था तो उन्होंने हफीज शेख को वोट क्यों नहीं दिए? उनको 164 वोट क्यों मिले? उन्होंने अपनी सबसे अहम नशिस्त गवा दी। जी, वो हमारे मेंबरान बिके हैं, जिन जो उनका जो ताल्लुक जिस भी हमारी इत्तेहादी जमातों से था या हमारी जमात से था, वो मेंबरान जो है वो बिके हैं। और अपोजिशन का ये कहना था कि वो मेंबरान बिके नहीं है, उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी मतलब बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी पैसे के हुकूमत के खिलाफ वोट दिया है। लेकिन फिर तो इत्मीनान का वोट लेंगे दानियाल साहब, फिर तो ऐवान में भी वजीर आजम इमरान खान को इत्मीनान के 164 वोट ही मिलने चाहिए थे, वहां पे 178 वोट कैसे आ गए? जी बिल्कुल, ये हमने इसका जवाब नहीं देना। हम तो बता चुके हैं कि सेनेट के इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। अगर वो हॉर्स ट्रेडिंग ना हुई होती, लोगों ने अपनी मर्जी से सेनेट के इलेक्शन में वोट दिए होते बगैर किसी लालच के, बगैर पैसे के, तो वो फिर शेर के बच्चे बनते, मर्द के बच्चे बनते। तो जब वजीर आजम के लिए इत्मीनान का वोट हो रहा था वो तब भी सामने आते। लेकिन इससे ये साबित हो गया कि इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की है, इन्होंने खरीदो फरोख्त की है, लोगों के जमीर की कीमत लगाई है और अवाम के पैसे से इन्होंने इनकी मेंबरान की कीमत लगाई है। दानियाल साहब, जमीरों की कीमत लगाई, लेकिन वो लगी तो आपके रहनुमाओं की ना, तो आप फिर उनको कैसे ब्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने जमीरों की कीमत लगाई? रहनुमा तो आपके थे, हमारे ही मेंबरान थे और उसके अंदर हमारे साथ इत्तेहादी जमातें भी हैं और दूसरे भी कुछ आजाद लोग भी हमारे साथ शामिल हुए थे। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो हमारे ही मेंबर थे सारे। और दूसरी सेकंड एक और बात चीज है कि ये जो वोटों का फर्क है वो वैसे देखने में 14-15 का है, लेकिन उसके अंदर आप ये भी देखिए कि 7 वोट ऐसे हैं जो हमारे रिजेक्ट हुए हैं कि जिनका हमें पता है कि हमारे लोगों की गलती की वजह से वो रिजेक्ट हुए हैं। आप उनको भी काउंट करें तो यानी कि बीच में दानियाल साहब गलती थी या फिर वो भी हॉर्स ट्रेडिंग की कोई किस्म थी? इनको जी, जो वोट आपने कहा है कि हमारे मुस्तरद हुए वो गलती की वजह से रिजेक्ट हुए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके रहनुमाओं ने पैसे लेके वो वोट जो है उसमें गलती की हो? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। उसमें शहजाद अफरीदी साहब हैं, इस तरह के और हमारे जो मौजूद लोग हैं, वो उनको अगर तो उन्होंने पैसे लेके किए थे तो वो सबके सामने तो ना आते। जी बिल्कुल, तो वो ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमें पता है कि जिन लोगों के रिजेक्ट हुए हैं पार्टी को इस चीज का इल्म है और उन्होंने खुद आगाह किया कि हमने ये हमारे वोट देखना। और उसमें भी देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन का दोहरा मयार देखने को नजर आया कि जिन्होंने तो आसिफ जरदारी को तो मौका दे दिया दोबारा वोट कास्ट करने का, PDM के लोगों को वो उठ के उनका इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जिन लोगों ने एट द स्पॉट उनको बताया कि हमसे गलती हो गई है, हम अपना वोट दोबारा कास्ट करना चाहते हैं, तो उनको वो आए बाएं शाएं करते रहे, लेकिन उन्होंने मौका नहीं दिया।
जी हाजी नवीद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी कि सेनेट इलेक्शन में शिकस्त के बावजूद वजीर आजम इमरान खान ने ऐवान में इत्माद का वोट हासिल कर लिया, लेकिन ओपोजिशन जो है इस इत्माद के वोट को तस्लीम नहीं करी। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शीजा, शुक्रिया आपने मुझे लाइन पर लिया। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये कैसे साबिक ज़मीन लोग हैं जी, कि जिनको ये पता भी है। हाँ साहब ने खुद कहा कि मुझे पता है जिन लोगों ने हाथ स्टडी की है, जिन लोग बिके हैं, हमारे आदमी खुद बिके हैं, ये बकाऊ माल है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ अपने मसूद भाई से कि खान साहब को इतनी जल्दी क्या थी एतमाद का वोट लेने की? सबसे पहले उन लोगों को डिसीड करवाते जिन्होंने हाथ स्टडी की, जो बिके, जिन्होंने पैसे दिए बकौल इनके। उसके बाद पता चलता है कि किस तरह ये इत्माद का वोट लेते हैं। दूसरी बात, ये इत्माद का वोट जब लिया है तो पूरे जमाने ने देखा है, मीडिया की आंख ने भी देखा है, कैमरे की आंख ने भी देखा है, तो वहाँ तो इनके बंदे मौजूद ही नहीं थे इक़्तिदार में। कोई मुशीर बैठा था, तो दूसरे तीसरे लोग इकट्ठे कर करा के अकेले ही मामला उन्होंने कर करा लिया है। इस रिजल्ट को, इस इत्माद के वोट को तो कोई भी नहीं मान रहा जी, ना हम मान रहे हैं ना पब्लिक मान रही है। दूसरी बात इन्होंने ये कही है जी कि हमारे ये बकाऊ माल है, ये सिलसिला देखें। जब इनको पता है जी कि हमारे कौन कौन से बंदे बिके हैं, तो बाहर क्यों नहीं निकालते, क्यों नहीं डिसीड करते उन्हें, क्यों नहीं फारिग करते जी? ये सवाल तो बनता है ना इनसे। दूसरी बात रही कि एक ही छत के नीचे जो उन्होंने कहा दोहरा म्यार तो इनके लिए फैसला होता है इलेक्शन कमीशन का, तो वो अच्छा था। उसी छत के नीचे 174 वोट मिले हैं, उसी छत के नीचे इनको 154 वोट मिले हैं। किस बात का ये वजीला कर रहे हैं, किस बात से ये इलेक्शन कमीशन को यही बातें बना रहे हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? दानियाल साहब, हाजी नवीद साहब का कहना है कि अरकान तो मौजूद नहीं थे, आपने 178 वोट कहाँ से लिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, अरकान को हमने अपने घर से तो नहीं किसी लेके आया हुआ, यहाँ बाहर से तो किसी को माचेगा में तो खाते तो नहीं था, उधर बाहर ने बैठाया हुआ। अगर ये लोग, हमने तो नहीं कहा कि अपोजिशन को आप बाइकाट करें भाई, वो माचेगा में साथी थे। आप बाहर बैठे, आप बाहर बैठ के जाके लोगों के सामने जान के स्टंट मारे, लोगों ने जाके कहीं से जूती खाए, कहीं से थप्पड़ खाए और इस तरह का काम करें। हमने तो अपोजिशन को कहा था कि आप असेंबली में है, मेंबरान का काम असेंबली के अंदर है, बाहर नहीं है। तो वो अपनी ड्रामेबाजियां करने के लिए बाहर अंदर आते और आप पैदा कर लिया तो भाई किसी गली कूचे में आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये हमने कल्चर नहीं पैदा किया, ये हमने कल्चर पैदा नहीं किया, ये आप लोगों का कल्चर है, ये आप लोगों का कल्चर है जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला, सुप्रीम कोर्ट पे हमला हम लोगों ने किया था, सुप्रीम कोर्ट पे हमला हम लोगों ने किया था, आप लोगों ने किया था। पार्लियामेंट के बाहर शलवारें किसने टांगी थी? हमने तो नहीं टांगी, ठीक है ना। औरतों को किसी ने नचवाया था वहाँ? किसी ने भी नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी ने रद्द बात कर रहे हैं। पूरे जमाने देखा वहाँ औरतें नाचती रही हैं जी। सर औरतों का नाच, औरतों की बेनजीरी का आपके तायदीन करते रहे हैं। जो मोहतरमा बेनजीर को मोहतरमा बेनजीर को नाम के खिलाफ में जगह नसीब करवाए जी। दानियाल साहब और हाजी नवीद साहब मिलजुल रहे हैं और आपस में वो कह रहे कि मेरा भाई है तो वो मेरी बहन है, तो आपस में आगे इकट्ठे हो गया सारे। आप लोग की तस्वीरें फेंकते हैं जहाजों से, जमातों के साथ बैठे हुए हैं। क्या आप अकेले बैठे हुए हैं? आपने डाकू रखे नहीं हुए हैं? कौन से जो परवेज लाई को आपके साथ भाई ये डाकू है पंजाब का जी। दानियाल साहब, आप लोग जो कहते थे, तो जो आप लोग कहते थे, जो आप लोग जो कहते थे बेनजीर के बारे में या पीपल्स पार्टी के बारे में, या जिस वजीर आजम को आपने नाअहल करवाया था, आज उसके लिए एक सीट के लिए ढोल बजाने लगे हुए हैं, खुशियां मनाने लगे हुए हैं। जी। दानियाल साहब और हाजी नवीद साहब बहस से प्लीज इज्तनाब करें, अपनी अपनी बारी पे अपना मौकिफ जाहिर करें। दानियाल साहब, मैं आपसे पूछती हूँ कि बिलावल भुट्टो ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान ने इत्माद का वोट लेकर अवाम को धोखा दिया। दानियाल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वजीर आजम ने इत्माद का वोट लेकर अवाम को धोखा दिया, अकेले ही इस रेस में दौड़े और अकेले ही जीते, ये कैसी जीत हुई? तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें अवाम ने धोखा क्या दिया जी? 178 अरकान वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया। बिलावल भुट्टो साहब अगर नहीं मौजूद थे तो इसका मतलब तो नहीं कि वो नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा, कार्रवाई आगे नहीं चलेगी। अगर 178 बंदे वहाँ पर मौजूद थे, 178 बंदों ने इत्तेमाद का वोट दिया, उन्होंने कॉन्फिडेंस का इजहार किया, तो इसमें धोखा देने वाली क्या बात है? धोखा तो वो है जो ये लोग दे रहे हैं अवाम को, सब इकट्ठे होके अपनी अपनी चोरी
जी हाजी नवीद साहब, वजीर आजम इमरान खान ने इत्मीद का तो वोट हासिल कर लिया, क्या उनको ये लग रहा है कि इत्मीद का वोट हासिल करने के बाद वो मजबूत हो गए हैं, अब और कोई जो है सियासत में इम्तिहान बाकी नहीं रहे, या उनको अपोजिशन की तरफ से कोई और खतरा नहीं है? देखें जी, ये इनकी वहम और गुमान में है, इनकी वहम है कि ये मजबूत हो गए हैं। ये हर आने वाला दिन की कमजोरी की तरफ जा रहा है। जी ठीक है, ये तो वक्त बताएगा ना ये कितने मजबूत हैं, ये कितने हैं। जिस तरह ये मिक्स चार की बात कर रहे हैं, कुछ हद तक पीछे चले जाएं, 10, 15, 20 साल पीछे चले जाएं, यही मिक्स चार में लसूड़े का काम कर रहा था इमरान खान साहब। जी यही तो चौबीस हजार के पीछे खड़ा था, खुर्शीद शाह साहब के पीछे खड़ा था, नवाज शरीफ साहब के पास बैठा था। ये जी। किस मुंह से बात करते हैं, मुझे ये बताएं। जी सलमान इकबाल साहब, आपकी तरफ आना चाहेंगे। इमरान खान को कौमी असम्बली से इत्मीद के 178 वोट मिले और सेनेट इलेक्शन में उनके उम्मीदवार को 164 वोट मिले। अगर इत्मीद ईवान में भी या फिर आप कह लें कि सेनेट इलेक्शन भी शो ऑफ हैंड के जरिए होता, तो क्या इनको 178 वोट मिलते हैं? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, इसमें अगर 178 वोट उनको मिले हैं, लेडीज सीट को 171, खातून की सीट जो थी उसको 178 वोट मिल गए, और अगर हफीज शेख को नहीं मिले तो इसको अगर आप थोड़ा माजी में जाएं, आप अगर देखें कि जी जब साजिद चंद्रानी का अदम एतमाद के बारे में जब वोटिंग हुई थी तो उस वक्त भी इसी तरह की पोजीशन थी। उस वक्त गवर्नमेंट के नंबर कम थे लेकिन गवर्नमेंट के नंबर बढ़ गए थे जी। तो अगर आप देखें, अगर हॉर्स ट्रेडिंग की हम बात करें तो हॉर्स ट्रेडिंग तो फिर हम उस वक्त भी कह सकते हैं ना कि हुई थी। तो अभी मेरा ख्याल है कि अगर खातून को वोट पूरे मिल गए हैं और हफीज शेख साहब को नहीं मिले तो यहाँ पर नहीं, मैंने खातून और हफीज शेख साहब की बात नहीं की। समर इकबाल साहब, आप मेरा सवाल दोबारा सुन लें। मैंने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान को ईवान में इत्मीद के 178 वोट मिले हैं और वहीं दूसरी जानिब उन्हीं के उम्मीदवार ने सेनेट के इलेक्शन में उनके उम्मीदवार को 164 वोट दिए हैं। तो अगर सेनेट इलेक्शन भी ओपन बैलेटिंग के थ्रू हो जाता, जिस तरह शो ऑफ हैंड के जरिए ईवान में इत्मीद के वोट मिले हैं खान साहब को, तो क्या इनको 178 वोट मिलते? जी बिल्कुल, फिर चांसेस हैं कि 178 वोट मिलते, क्योंकि खान साहब के बारे में तो आपको पता है कि जब उनकी पोजीशन पहले जब खैबर पख्तूनख्वा में यही सेम केस हुआ, जब उन्होंने 20 लोग अपनी पार्टी में से निकाले तो उस वक्त उनको पता था कि उनकी पार्टी उस वक्त भी काफी कमजोर पोजीशन में थी, लेकिन अभी वो इस तरह का स्टेप इस वजह से नहीं ले सकते क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर वो ये जो 16-17 लोग हैं अगर इनके खिलाफ एक्शन लेते हैं तो इसके बाद इनकी गवर्नमेंट नहीं बचती जी। तो इस वजह से उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये इसमें इस वक्त तो वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि जी इसमें हॉर्स ट्रेडिंग हुई है जी। लेकिन इसमें अगर हॉर्स ट्रेडिंग हुई है तो मेरे ख्याल में कि सारी पार्टियों को मिल बैठ के अपने माजी की सारी चीजें भूल के कि कहाँ पे किसके साथ क्या हुआ था, सबको बैठ के एक नया नए अमल इस तरह का अपनाना चाहिए कि अभी आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है, इनको चाहिए कि टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इसको करना चाहिए। अभी भी इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शन थी, जब सुप्रीम कोर्ट की राय आई तो सुप्रीम कोर्ट में उसने इलेक्शन कमीशन के पॉकेट में बॉल दी, उन्होंने दोनों ऑप्शन दी। उन्होंने कहा कि ठीक है जी 226 के तहत तो आइन के तहत तो ओपन बैलेटिंग इसमें पॉसिबल नहीं है लेकिन आप इसमें टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। अगर इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन भी थोड़ा सा अपना रोल अदा कर देता कि ऑलरेडी 2 मुल्क के जो बड़े नामवर इदारे हैं कि जी आपका सदर की तरफ से रेफरेंस आ गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राय आ गई, तो अब इलेक्शन कमीशन के लिए थोड़ा सा आसान हो गया था मामले को संभालना। अगर इलेक्शन कमीशन चाहता तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता था। आप देखिए अगर 7 वोट उसमें से सिर्फ मुस्तरद हुए हैं तो अब बड़ा इजीली इस वक्त जो बहस पूरे मीडिया के ऊपर बनी हुई है या हर पार्टी के दरमियान बनी हुई है, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान में, तो उसको सॉर्ट आउट करना बहुत आसान हो जाता था कि जी आप सिर्फ हाजी नवीद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। हाजी नवीद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी कि जब ओपन बैलेटिंग जो है वो इस वक्त की अहम जरूरत है लेकिन हमारे आइन में नहीं है ऐसा, तो जो ओपोजिशन है वो हुकूमत के साथ बैठकर ये आइन में तरमीम क्यों नहीं कर पा रही? शिजा, हम तो बैठने के लिए तैयार थे, ठीक है। जब ये चोर डाकू के शोर करते रहेंगे, इस चोर और डाकू के शोर के पीछे छुप के ये मामले करेंगे तो फिर कौन इनके साथ बैठेगा, मुझे ये बताओ। पहली बात है मैं ये कहना कि जब अपने लिए होता है तो कहते हैं जी ये हो गया वो हो गया, जब अगले की बारी आती है तो फिर शोर मुझे करना शुरू कर देते हैं जी। जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि रानी साहब का जो पिछली दफा इत्मीद आया उस वक्त हमारे जो 14 बंदे इन्होंने तोड़े, इन्होंने खरीदे, उस वक्त ठीक था।
है। जी उस वक्त क्यों नहीं करवाया इन्होंने ओपन बिल्डिंग? जी अब शोर कर रही है ओपन तो ओपन करवा लें इंशाल्लाह इस इलेक्शन के बाद, इस मामला के बाद जब अमेंडमेंट की बारी आएगी तो बैठ के नेक्स्ट इलेक्शन में हो जाएगा, कोई मसला नहीं, इसमें हमें कोई इतराज नहीं है। जी ओपन बिल्डिंग होना चाहिए। जी। दानियाल साहब, वजीर आजम इमरान खान ने इत्माद का वोट वहां से लिया जहां पे उनके अपने लोग थे, लेकिन आपका नहीं ख्याल उनको असल इत्माद की जरूरत 22 करोड़ अवाम से थी, और इतनी महंगाई के बावजूद क्या है वो अवाम से इत्माद का वोट हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे? जी इंशाल्लाह ताला अवाम का वोट हासिल करके ही वजीर आज़म पाकिस्तान को मुंतखब हो गया। वो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी अवाम का इत्मीनान हासिल किया था और आइंदा आने वाले इंतखाबात में भी। अब लेकिन अब तो अवाम रो रही है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, मुर्गी के गोश्त की कीमत कराची में 500 रुपए किलो हो गई है, तो आपका क्या ख्याल है इतनी महंगाई के बावजूद जो अवाम है वो किस तरह इमरान खान को वोट देगी? क्योंकि जो एक आम शहरी है उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो रोटी कपड़ा मकान है। जब तक उसके पास रोटी कपड़ा मकान है, उसके पाँव में पहनने के लिए जूता नहीं होगा, उसने इस्टेब्लिश सड़कों को क्या करना है? जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, दुरुस्त फरमा रही हैं। हम इस चीज से इनकारी नहीं कि मुल्क में महंगाई नहीं, जी बिल्कुल महंगाई है। प्राइम मिनिस्टर साहब उसके ऊपर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज भी आपने उनका अगर बयान सुना हो तो उन्होंने सबसे पहले सुबह जो कबीना की मीटिंग हुई है उसके अंदर, बल्कि आज वो गालिबन लाइव भी चलाई जाएगी, वो जो मीटिंग थी ऑनर की जाएगी पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर, और उसके अंदर मेन जो पॉइंट था वो एजेंडा था वो महंगाई का ही है। इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है और महंगाई को आने वाले आप दिनों में देखेंगे इंशाल्लाह ताला कंट्रोल भी करेंगे और इसके जिनको बोतल में भी कैद करेंगे। एक तो चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि हम लोग महंगाई का ववेला तो जरूर करते हैं, लेकिन हम अपने पड़ोसी मुल्क में नहीं देखते हैं कि या दूसरे ममालिक के अंदर के जिस तरह की पेट्रोल है, अगर आप पेट्रोल को देखें दूसरे ममालिक से, अगर हम इसको अपने कंपैरिजन करें तो अभी भी आज पाकिस्तान के अंदर श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया जो हमारे हमसाय ममालिक है, चाइना, उनसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में मिलता है। ठीक है, एक जो महंगाई का फैक्टर है वो आलमी दुनिया में एक जो इस टाइम आया हुआ है, उसकी वजह बेसिक वजह जो ये एक पेंडेमिक चल रहा है कोरोना वायरस का, इसकी वजह से जो उनका है पूरी दुनिया में एक डाउनफॉल है, इकोनॉमिकली दुनिया तबाह हो रही है, जिसकी वजह से एक महंगाई में जी दानियल साहब आपका पॉइंट हमारे पास आ गया। समर इकबाल साहब आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? प्राइम मिनिस्टर साहब दिन रात कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम इस जिनको बोतल में कैद भी करेंगे और अवाम को इंशाल्लाह ताला रिलीफ भी मिलेगा इंशाल्लाह। जी समर इकबाल साहब आपसे इसी सवाल का जवाब जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जी Jinnah was born on December 25th, 1876 at the Wazir Mansion, Karachi. 1893, joined the Lincoln's Inn. 1895, he became the person to become the barrister. जी वेलकम बैक नाज़रीन। जी समर इकबाल साहब, हमने आपके लिए सवाल छोड़ा था ब्रेक पर जाने से पहले, क्या कहेंगे आप उस हवाले से? जी महंगाई के बारे में नो डाउट हर आदमी जानता है कि मुल्क में इस वक्त महंगाई बेतहाशा है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि देखें कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो वजीर आजम कोई भी हो, मुल्क का हुक्मरान कोई भी हो, हुकूमत किसी की भी चल रही हो, वो पीटीआई हो, वो बीपी हो, वो न्यू लीग हो, वो कोई भी हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अब जिस तरह आपकी ऑयल प्राइसेस हैं, जिस तरह गोल्ड प्राइसेस हैं, ये एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो मार्केट चल रही होती है, हम लोग बाउंड होते हैं, हमने उसी के मुताबिक चलना होता है। अब यहाँ पे अगर आज पीटीआई की गवर्नमेंट ना होती, पीपी की गवर्नमेंट होती, नॉन लीग की गवर्नमेंट होती,
लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, तो ये लोग उसके बाउंड है, उसके मुताबिक इनको ऊपर जाना पड़ता है। अगर वो प्राइसेस नीचे आ रही हैं तो उसी के मुताबिक इनको नीचे आना है। लेकिन असल में हमारी कौम को गलत एजुकेट किया जाता है, इस चीज के बारे में बताया ही नहीं जाता कि आपकी इकोनॉमी या आपकी महंगाई के ऊपर जिन चीजों में कंट्रोल करना है वो बेसिक चीजें हैं कि आपका करंट अकाउंट है, आपका ट्रेड डेफिसिट है, आपके अंदरूनी बैरूनी कर्जे हैं, इनको देखना चाहिए कि उनकी इस वक्त क्या पोजीशन जा रही है। अगर इस वक्त आप अपनी इकोनॉमी को मेजर करें तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि जी आपका करंट अकाउंट खसारा जो है वो भी काफी ज्यादा इस गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कंट्रोल किया। आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो भी जितना पहले को 20 अरब डॉलर का फर्क आ रहा था, अभी उसको भी तकरीबन ऑलमोस्ट ये बराबर लेकर आए हैं। तो ये इस तरह की चीजें हैं कि आपको अपनी महंगाई के ऊपर काबू पाने के लिए, कोई भी गवर्नमेंट हो, उनको अपनी महंगाई के ऊपर काबू पाने के लिए सबसे पहले इनको मेजर करना पड़ेगा कि आप अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं, आप अपने खर्चे कैसे कम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल है कि ये गवर्नमेंट उसके ऊपर काफी हद तक काम कर रही है। जो चीज अप्रिशिएट करने वाली है वो करनी चाहिए कि आने वाले इसके ऊपर वक्त जरूर लगेगा, क्योंकि जिस दलदल में हम लोग फंसे हुए हैं कि हम लोग जो जितना कर्जों का बोझ पाकिस्तान के ऊपर पड़ा हुआ है, अभी आप देखें आपका साल का जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें से उसका 50% तो आप कर्जों की सिर्फ सूद में पे कर देते हैं। सिर्फ सूद में पे कर देते हैं, कर्जे में कमी नहीं होती, सिर्फ आप सूद में पे कर देते हैं। और अगर यही पोजीशन कंटिन्यूअसली रहती है कि अगर हम लोग अपनी आमदनी नहीं बढ़ाते हैं, हम लोग अपने खर्चे कम नहीं करते हैं, इस चीज के ऊपर मिल बैठ के देखें, पीडीएम भी आके जब मिसाल से जमहूरियत की बात करती है या मुल्क की खुशहाली की बात करती है, तो यहाँ पर इन सब लोगों को चाहिए कि आपस में मिल बैठ के बजाय कुर्सी के पीछे पड़ने के, बजाय ये देखने के जी अभी गवर्नमेंट किसकी चल रही है, वजीर आजम को हटा दो जी हमारी गवर्नमेंट, भाई साथ में कोई ना कोई स्ट्रेटजी भी तो दे ना। या फिर अगर आप लोगों ने पहले 5-5 जी हाजी नवीस साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। मरियम नवाज ने दावा किया है कि पीटीआई के जो रहनुमा है वो हमारे साथ राबिते में है और जो अगली हुकूमत है वो मुस्लिम लीग नून की होगी। बात तो उन्होंने अपने मफाद की कि जो अगली हुकूमत है वो मुस्लिम लीग नून की होगी, तो फिर क्या ये कहा जा सकता है कि जो पीडीएम है वो भी जाती मफाद की है? मैं पहले अपने भाई की बात का जवाब देना चाहता हूँ जी। अवाम से हम अजमात का वोट लेंगे। महंगाई देखें आप ही, मैं मीडिया भी दिखा कर थक गया है। आप गली महल्ले कूचे बाजारों में जाएं, लोग झोली उठा के बददुआएं दे रहे हैं, बड़ी इज्जत कर रहे हैं। ठीक है, अवाम को क्या इस चीज का सके डिपॉजिट का, का या ये हो रहा है, वो अवाम को तो चाहिए महंगाई खत्म करनी चाहिए। आप देखें चीनी 110 रुपए किलो हो गई है, पेट्रोल कहाँ चला गया है, आटा कहाँ चला गया है। आवाम को इस चीज से कोई वर्क नहीं है। आवाम को तो अपने मामला से गर्ज है कि हमें किस तरह रिलीफ मिलना चाहिए। तो ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए ना कि अपनी पब्लिक को, अपनी आवाम को हमने किस तरह फैसिलिटेट करना है। जिस हुक्मरान को वोट कास्ट करने का नहीं पता, जिसके मिनिस्टरों को वोट कास्ट करने का नहीं पता, मुझसे करवानी है, वो गवर्नमेंट क्या चला रही है, इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। शूटिंग से खान साहब ने कहा 100 दिन के अंदर ये कर दूंगा, फिर 3 महीने की बात आ गई, उसके बाद 6 महीने में बात आ गई, अब 1 साल पे आ गई, अब 1 साल के बाद 2.5 साल 3 साल गुजरने वाले हैं। अब कह रहे हैं कि हमें वक्त बहुत कम मिल रहा है, हमें 5 साल पूरे 5 साल में इंशाल्लाह हम ये कर देंगे, वो कर। मुझे बताएं कौन सा इन्होंने अच्छा काम आज तक इन्होंने किया है? हमारी गवर्नमेंट से इन्होंने अपनी गवर्नमेंट में 2.5 साल में इतने कर्जे लिए हैं जब उन्होंने 5 साल में भी नहीं लिए। यानी कर्जों का जो खसारा बार बात कर रहा है, मेरे खसारा तो उन्होंने बढ़ा दिया है। कर्जे ले लेके हर रोज नया कर्जा ये उठाते हैं। मुझे बताएं इतना कर्जा लेके भी बोलो कि पाकिस्तान के अंदर कोई चीज नहीं तो नजर आ नहीं रही। कहाँ गया वो घर? ठीक है, कहाँ गई वो 1 करोड़ नौकरियां? कहाँ गया? हर बंदा तो किसके रह गया है? गरीब आदमी तो किसी रहा है, जो बाहर आ रहा है वो नक्सल है वो भी किस रहे हैं, उनको भी समझ नहीं आ रही कि हमें करना क्या है। हाजी साहब, अब जो मैंने सवाल पूछा था उसकी जानिब आ जाएं कि मरियम नवाज कहती हैं कि अगली हुकूमत नून लीग की होगी। उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें जब इलेक्शन होगा ना जी, तो हर बंदे ने कहते ना पंजाबी से अपना किता ही लेना है जी। जो खाना में किता है वो लेना है, जो असा किता है वो अपना लेना है। इंशाल्लाह हमें 100% उम्मीद है कि पब्लिक वोटर जो हमारा सपोर्टर है वो 100% हमारी जमात के साथ खड़ा है जी। तो हमें उस बुनियाद पे हमें पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट इलेक्शन में हमारी अक्सरियत होगी, हम अक्सरियत की बुनियाद पे हम अपनी करेंगे। जी समर इकबाल साहब, चेयरमैन सेनेट के जो इलेक्शन है वो एक छोटी सी देखिए एक छोटी सी चीज मैं पूछना चाहूंगा इनसे। सॉरी मैं नाम भूल गया, क्या नाम बता रही थी? हाजी नवीस साहब, जो भी बात है। हाजी नवीस साहब, हाजी साहब एक छोटी सी चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था। आप देखें
महंगाई की आप बात कर रहे हैं, महंगाई तो ठीक है हर दौर में बढ़ी है, महंगाई सिर्फ इस दौर में नहीं बढ़ रही। आप पीपी के दौर में देख लें कि उस वक्त जब उन्होंने गवर्नमेंट स्टार्ट की तो उस वक्त आटे, चीनी, घी का क्या रेट था, जब खत्म की उस वक्त क्या रेट था, जब नॉन लीग ने स्टार्ट की उस वक्त क्या रेट था, जब खत्म की उस वक्त क्या रेट था। लेकिन वो अभी भी वैसे ही जा रही है। पीटीआई के दौर में भी महंगाई डे बाई डे बढ़ रही है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप देखें हम लोग सिर्फ 3 चीजों को हाईसब ले लेते हैं। हाईसब हम सिर्फ चीज ही कोई नहीं है, हर दुकानदार का अपना भाई साहब हम लोग सिर्फ दुकान में अपना रेट भाई साहब लिखा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है उनको। भाई साहब हम लोग महंगाई के साथ अगर बाकी 2 चीजों को भी रख लेते हैं, आपका करंट अकाउंट रख लेते हैं और ट्रेड डेफिसिट रख लेते हैं, हम लोग महंगाई के साथ बाकी 2 चीजों को भी रख लेते हैं, करंट अकाउंट को भी रख लें, ट्रेड डेफिसिट को भी रख लें। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि पीटीआई की गवर्नमेंट में ये दोनों चीजें बेहतर हुई हैं। ये आपको भी मानना पड़ेगा कि पहली वाली गवर्नमेंट जो थी उनमें महंगाई भी बढ़ती थी और साथ में करंट अकाउंट भी आपका बढ़ रहा है, डेफिसिट बढ़ रहा है और ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ रहा है। जी समर इकबाल साहब, चेयरमैन सेनेट जो है वो मुंतखब होने जा रहे हैं, तो क्या ख्याल है आपका, चेयरमैन सेनेट कौन होगा, यूसुफ रजा गिलानी या सादिक संजरानी? देखिए मिसी, अभी तक के जो क्लियर नंबर्स हैं उन नंबर के हिसाब से देखा जाए तो फिर तो पीडीएम का पलड़ा भारी है जी। कि आप देखें इस वक्त उनके पास तकरीबन तो 51 मेंबर बनते हैं, वोट बनते हैं चेयरमैन सेनेट के लिए, और गवर्नमेंट के लिए जो है वो तकरीबन तो 47 बनते हैं। लेकिन यहाँ पर भी मेरा ये कहना है कि अगर अभी भी चले ठीक है जी, पहले जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे वहां पर अगर ओपन बैलेटिंग नहीं हुई उस वक्त पीडीएम को कोई खदशात थे कि जी शायद गवर्नमेंट कोई और हरबा खेल जाएगी। अभी इस वक्त पीडीएम पूरा श्योर है ना कि उनके पास मेंबर्स पूरे हैं, तो अभी तो पीडीएम को चाहिए कि जो पहले जो सवाल एक गवर्नमेंट ने उठाया हुआ था कोई ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, अभी वही वाला सवाल पीडीएम को चाहिए कि ये रेज करें। इनको तो क्लियर है ना कि जी अभी हमारे नंबर्स पूरे हैं। कोई इतराज नहीं है जी। दानियाल बाजवा साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी जी बिल्कुल। बिलावल भुट्टो ने सेनेट के इलेक्शन से पहले कहा था कि हम हुकूमत को सरप्राइज देंगे और उन्होंने सरप्राइज दिया यूसुफ रजा गिलानी की शक्ल में, और अब जो है वो हुकूमत के अरकान ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जो चेयरमैन सेनेट है वो हमारा होगा, और बहुत यकीन के साथ कह रहे हैं। तो फिर क्या ख्याल है आपका कि इस बार हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग करने जा रही है? जी देखिए जी, पहली बात ये कि हुकूमत का हमायती याफ्ता कैंडिडेट है सादिक संजरानी साहब जी, ठीक है। पहले भी हुकूमत के हमायती याफ्ता उम्मीदवार थे और अब भी हुकूमत के हमायती याफ्ता उम्मीदवार है, हुकूमत के उम्मीदवार नहीं है। पहली चीज तो ये है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जो आपने बात किया हॉर्स ट्रेडिंग की, उसमें हॉर्स आपके सामने होगा सब कुछ, ठीक है। जिन्होंने वोट देना है वो देंगे, जिन्होंने नहीं देना है वो नहीं देंगे। पर्सनल कैपेसिटी के अंदर अगर कोई सादिक संजरानी साहब को वोट देना चाहता है या वो जिसको भी देना चाहता है वो सब आवाम के सामने आ जाएगा। लेकिन मेन चीज ये है, इनका हिसाब ये है जी, मीठा मीठा हवा कड़वा कड़वा थू। पहले आज से पहले जब हम लोग शोर वगैरह डाल रहे थे, शोर मचा रहे थे कि भाईजान आप इसको ओपन बैलेटिंग के ऊपर लेके आए जी, ठीक है, सबके सामने शो ऑफ हैंड से आप वोट कराएं, तब ये लोग आए बाएं शाएं इधर उधर की बातें करते रहे। कभी कुछ कहती थी वो मौसूफा जो उनकी आजकल घूम फिर रही हैं, या ये बिलावल भुट्टो साहब भी कभी कुछ कहते रहे, लेकिन वो हुकूमत के साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर नहीं बैठे, ना उन्होंने कोई बात की जी। और अब जब वो सेनेट के इलेक्शन गुजर गया है, पहले तो हमें साफ देना पिछले इलेक्शन का, अगली बात तो हम बात करेंगे। अभी तो हम अपना केस लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर, इलेक्शन कमीशन के अंदर, जो हालिया सेनेट के इलेक्शन हुए हैं। हम तो तैयार हैं कि भाई आप आए हमारे साथ बैठे। हम सिर्फ सेनेट के इलेक्शन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जितने भी इंतखाबात होते हैं, ख्वाह वो बलदियाती इंतखाबात हैं, ख्वाह वो लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं, ख्वाह वो कश्मीर के हैं, गिलगित बल्तिस्तान के हैं, जिधर भी इलेक्शन हो वो इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के थ्रू हो। तो हम तो इस चीज के आज नहीं, आज से हमने तो धरना भी दिया, हम आज से 7, 8, 9, 10 साल पहले से इस बात के ऊपर स्ट्रिक्टली खड़े हैं और हम अपना मौकफ अपनाए हुए हैं कि यहाँ मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम आना चाहिए। लेकिन ये लोग जो उनसे जिनको संदूकड़ियां चुराने की, हॉर्स ट्रेडिंग की आदत पड़ चुकी हुई है, इनको पता है कि अगर ये आ गया तो इनकी बोरी बिस्तरा जो पहले भी गोल हो चुका है मजीद गोल हो जाएगा। अभी तो सिर्फ एक इनका जो साबिक वज़ीर आज़म है वो मुल्क छोड़ के भागा है, फिर इन सबको भी यहाँ पे भागना पड़ेगा। इस वजह से ये लेकिन दानियाल साहब, जब दानियाल साहब अंदर बात चलती रहे, लेकिन जब ओपोजिशन जो थी सादिक संजरानी के खिलाफ अदम इत्माद लाने में नाकाम हुई, तो तब तो ओपोजिशन रो रही थी कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई, तब तो हुकूमत ने कुछ नहीं कहा।
देखिए हुकूमत ने उस तरह मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि सादिक सिंगरानी साहब पहले भी हमारे हमायती याफ्ता उम्मीदवार थे, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नहीं थे वो, ठीक है जी। तो वो सादिक सिंगरानी साहब का फेल है जो भी उन्होंने जिसको उनको लोगों ने बगैर किसी लालच के वोट दिया है, या सादिक सिंगरानी साहब तो बेसिकली कोई इतनी बड़ी शख्सियत नहीं कि जिनके साथ लोगों को कोई फायदे वगैरह ऐसा होते कि ना तो वो वजीर आजम के उम्मीदवार है, ना तो उनकी पार्टी हुकूमत में कभी रही है इस तरह से वजीर आजम बन सके हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि वो उनकी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर अगर किसी ने उनको वोट दिया है या आगे भी कोई वोट देगा तो वो उनसे उनका सवाल वो जवाब दे सकते हैं, हम उसके जवाब दे रहे हैं जी। हाजी नवीद साहब, जो हुकूमत 20 दिन पहले इलेक्शन कमीशन के हक में थी और कह रही थी कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत मिसाली किरदार अदा किया है, और आज ही वो इलेक्शन कमीशन के मुखालफत में कह रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन हॉर्स ट्रेडिंग करने से रुकवा नहीं पाया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन ये तो सीधी बात है ना कि जब इनके हक में कोई मामला हुआ नहीं, इनके हक में इलेक्शन कमीशन बोला ही नहीं, फेवर में जो ये चाहते थे वो नहीं हुआ, उन्होंने मेरिट पे असूल पे जो किया तो लाजमी बात है कि इससे उनकी मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि इनको आदत है। जिस तरह मेरे भाई ने कहा संदूकड़ियाँ वो आपने तो मौके पे पकड़े गए दस्ता में, पहले किसके पर पकड़े गए, इन्हीं लोगों के से पकड़े गए ना, इन्होंने फैसला किया, इनकी आदत है, इनका वसीला है। याद है कि मसला रहा इनका इलेक्शन में जो आपको पहले भी कह रहे हैं, अब भी कह रहे हैं, हमें कोई इतराज नहीं है ओपन बैल में करना है, इलेक्शन करवा लें, उनके पास एक्सपीरियंस है तो जाके अमेंडमेंट करवा लें, कोई इतराज नहीं है। ये सिर्फ पंजाबी की दम टपाओ गवर्नमेंट चल रही है, ये सिर्फ वक्त को धक्का दे रहे हैं, ना तो पब्लिक वास्ते कुछ कर रहे हैं, ना इस मुल्क वास्ते कुछ कर रहे हैं जी। जी दानियाल साहब, ओपोजिशन बहुत सरगर्म लग रही है वजीर आला पंजाब की तब्दीली के लिए, कह रहे हैं कि उनके खिलाफ अदम एतमाद लेके आएंगे, क्या कहेंगे आप इस बारे में? अपोजिशन सरगर्म लग रही है चोरों को बचाने के लिए, ठीक है, वो सिर्फ अब्बा बचाओ मुहिम है और कोई चीज नहीं है, ये वो सिर्फ सरगर्म है, एनआरओ की तलाश में है और वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए सरगर्म है, उनको इससे कोई ताल्लुक नहीं है वजीर आजम चेंज। वजीर आला अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ का था, वजीर आजम तहरीक इंसाफ का है वजीर आला, और इंशाल्लाह ताला रहेगा भी तहरीक इंसाफ का ही, ठीक है। इनको सिर्फ बस अपने लिए एनआरओ चाहिए कि हमारे ऊपर केसेस खत्म हो जाए, जो हमने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है वो बस उसमें मिट्टी पाव हो जाए और हमारी जान छूट जाए, ठीक है। एक मसूफ तो जो से वो लंदन जाके बैठ गए हुए हैं, ये मैं मुस्लिम लीग नून वालों से पूछता हूँ, ये तो पता नहीं किस मुंह से बात भी करते हैं कि या वोट देने की बात करते हैं या वजीर आजम बनाने की बात करते हैं। भाई आपका तो वजीर आजम ही मुल्क छोड़ के भाग गया है, तो जो कायद ही नहीं रह सका अपने मुल्क के अंदर, जो अपने मुल्क के साथ ही वफादार नहीं, मुल्क को छोड़ के भाग गया, भगोड़ा बन गया, उसने इस मुल्क के लिए क्या करना है? पीछे बच्चे छोड़ के आवे अपने कि आप जनाब ये अब्बा बचाओ मुहिम चलाओ और हमारे लिए हमारे को रास्ता निकालो, तो ये इंशाल्लाह ताला जी। हाजी नवीद, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आइंदा भी करते रहेंगे। और जहाँ तक बात है वजीर आला पंजाब की, वजीर आला पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी तहरीक इंसाफ के थे, अब भी तहरीक इंसाफ के हैं, आने वाले वक्त में भी तहरीक इंसाफ के रहेंगे और उस्मान बुज़दार ही रहेंगे। जब इमरान खान साहब का दिल चाहेगा चेंज तब्दील करने का, वो अपनी मर्जी से अपनी मंशा से तब्दील करेंगे, इनकी मर्जी के मुताबिक तो हम एक चपरासी भी चेंज करेंगे तो वजीर आला तो बहुत दूर की बात है। जी हाजी नवीद साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं शेख जी को चपरासी नहीं रखूंगा, अब उसी चपरासी को दाना लगा दिया इन्होंने, अब पीडीएम के फैसले चलेंगे, प्राइम मिनिस्टर के फैसला नहीं चलेगा। चलो जी, ये तो वक्त बताएगा, पहले पीडीएम का जो बड़ा कायदा वो तो पाकिस्तान में वापस आए, पहले उसको तो वापस लेके आए, जो बीमारी का बहाना करके मुल्क छोड़ के भाग गया, भगोड़ा बन गया, उसको वो तो वापस आए। पहले अपनी जान छुड़वाने के लिए आप लोगों ने बाहर भेजा है, वो खुद नहीं, पहले वो तो चलो हमने छुड़वाया, वो भी बैठ गया, वो वापस आ गए, हमने उसको पकड़ा तो नहीं हुआ, वो वापस आ गए, आएंगे वापस इंशाल्लाह, कब आएंगे वापस? मरने के बाद आएंगे वापस, जिंदगी में आएंगे इंशाल्लाह, आपकी मंजिल पूरी ठोकेंगे। अभी जरूरत है भैया, अभी जरूरत है, अभी वापस आए, अभी 2 हफ्ते का 4 हफ्ते का टाइम लेके गए थे, मर्द का बच्चा बने और पाकिस्तान वापस आए। वो मर्द का बच्चा है, आपका ख्याल मर्द का बच्चा नहीं है, मर्द के बच्चे होते यहाँ से भागे ना होते, भगोड़े ना बने होते, जिस घर में खाता है वही पेशाब, जब मुश्किल वक्त आता है जी। हाजी नवीद साहब और दानियाल साहब प्लीज अपनी बारी पे अपना मौक़िफ़ दें, बहस करने से इतना करें। बिल्कुल ठीक बैठती है, गधे को बात बना लेते हैं। भाई बाप तो आप लोगों ने बनाया हुआ है, आपका निक्का हाजी नवीद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? बनाया तो आप लोगों ने है।
जी नवीद साहब, क्या वजीर आला पंजाब को भी इमरान खान की तरह ओपोजिशन के अदम एतमाद लाने से पहले एतमाद का वोट ले लेना चाहिए? देखिए, अगर ये महसूस करते हैं तो ले लें, हमें कोई इतराज नहीं, हमें तो अपना काम करना ही करना है। ठीक है, जो पीडीएम ने फैसला कर लिया अदम एतमाद का, वो हमने लेके आनी इंशाल्लाह, और वक्त बताएगा और टाइम बताएगा कि यहाँ चीफ मिनिस्टर किसका होता है। इंशाल्लाह पीडीएम के चीफ मिनिस्टर होगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। जिस सिर्फ कहने की बातें हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर कहेगा वही होगा। अब प्राइम मिनिस्टर के हाथ से जेल निकल चुकी है, उनके हाथ से दिल्ली के ख्वाब में छिछड़े, समझ रहे? चलो वक्त बताएगा ना भाई, दिल्ली के ख्वाब में छिछड़े आते हैं, क्या आते हैं। दानियाल साहब, ऐसा सुनने में आ रहा है कि वजीर आजम इमरान खान भी वजीर आला पंजाब को तब्दील करने का फैसला लेने वाले हैं। बात की थी, इंशाल्लाह यूसुफ राज गिलानी साहब विन करेंगे, जीतेंगे, और हमने जीत के दिखा। आप अच्छा बड़े देखे किस तरह से इंशाल्लाह कह रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी, उसको नाहल कराने वाले भी ये लोग थे, और आज कह रहे हैं इंशाल्लाह ताला वो जीतेंगे। वहां पे क्या दौरा में आप लोगों का, सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ आपके कायदीन ने, और खुदा इन चीजों से बाहर निकले और मुल्क का सोचे। इमरान अपने कायल को ना जरा होश में सारे मामला करे। आपकी ना कोई पॉलिसी है, ना आपका कोई सिस्टम है, ना दानियाल साहब, पॉलिसी आपको, अगर आपको पॉलिसी समझनी नहीं आती या दानियाल साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल का जवाब लेना चाहती हूँ। आपको जुग्राफियाई इकोनॉमिक चीजों का दानियाल साहब, तो फिर वो हमारा कसूर नहीं है। हाजी नवीद साहब, दानियाल साहब काइंडली बहस करने से इज्तिनाब करें। आप बड़ी सी बात करें, आप ग्राउंड रियलिटीज पे चैट पे बात करें, पटवारियों वाली बात ना। दानियाल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ऐसा सुनने में आ रहा है कि वजीर आजम इमरान खान भी वजीर आला पंजाब को तब्दील करने का फैसला लेने वाले। इसमें दानियाल साहब, ये पॉलिसी आती तो महीने में 3-3 मरतबा पेट्रोल बढ़वा रहे हैं। मैंने पहले भी अर्ज किया भाईजान, पेट्रोल दुनिया में जितना महंगा, उससे आज भी सकता है पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत। अच्छा, आप नवाज शरीफ दौर में और आज में पेट्रोल की कीमत देख लें, अब भी पेट्रोल की कीमत यही थी आज से 4 साल पहले भी। दानियाल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? दानियाल साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। आखिर में एक सवाल का जवाब दे दें कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि वजीर आजम भी वजीर आला पंजाब को तब्दील करने का फैसला लेने वाले थे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? गलत इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज भी 2 टोक अल्फाज में कहा है, चीफ मिनिस्टर साहब आज भी उनसे मिले हैं, तो वही वजीर आला रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और अगर कभी कोई तब्दील करना भी होगा तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब की मर्जी है, हम सब उनके कारकुन है, तो वो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। ये हुकूमत लोगों ने इमरान खान को दी है, और इमरान खान पे लोगों का एतमाद है, तो उनका अगर दिल चाहेगा तो वो करेंगे। लेकिन अभी फिल वक्त हमारी इत्तला के मुताबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब इंशाल्लाह ताला उस्मान गुजार ही रहेंगे। हाजी नवीद साहब, ओपोजिशन जो है वो वजीर आला पंजाब की कारकर्दगी पर उनको तब्दील करना चाह रही है, ये इस चीज का बदला लेना चाह रही है कि वो वजीर आजम को अदम एतमाद का नहीं वोट दिलवा सके, तो वजीर आला पंजाब को ही सही। मुझसे पूछिए आप। जी हाजी नवीद साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ओपोजिशन वजीर आला पंजाब की कारकर्दगी पर उनके खिलाफ अदम एतमाद ला रही है, ये इस चीज का बदला लेना चाह रही है कि वजीर आजम के खिलाफ तो ला नहीं पाए, तो वजीर आला पंजाब के खिलाफ ही सही। नहीं, देखें शीजा, हम जब जिस दिन से ये चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, सबसे पहली बात है पंजाब के साथ जुल्म किया गया। मुझे ये बता दें, जब से ये मसूद बैठे हैं सीट के ऊपर, पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया है, पंजाब का हुलिया इन्होंने बिगाड़ दिया है। कोई भी इनका अपना मेंबर इनके ऊपर इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है, कोई इनकी पॉलिसी नहीं है, कोई इनका मामले कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इनकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों सुनने? देखे ना, पंजाब के 5 आईजी इन्होंने बदल दी अभी तक जी, 3 चीफ सेक्रेटरी बदल दी है इन्होंने जी। यानी कि कोई भी बात, इसलिए ये बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है कि इनके अंदर फैसला करने की जरूरत नहीं है जी। ये स्टैंड ले नहीं सकते जी, ये किसी को रिलीफ दिलवा नहीं सकते। तो इनके अपने मेंबर चाह रहे हैं कि हमारा चीफ मिनिस्टर वो चेंज होना चाहिए, क्योंकि पंजाब से इन्होंने वादा किया था। जी बहुत बहुत शुक्रिया हाजी नवीद साहब, आपका पॉइंट हमारे पास आ चुका है और इस वक्त प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है, और हम शुक्रिया अदा करेंगे अपने मेहमानों का जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल जवेद साहब, रहनुमा पीटीआई, और हाजी नवीद साहब जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और समर इकबाल साहब सीनियर तजिया निगार थे। जी नाजरीन, दुआओं में याद रखिएगा, प्रोग्राम का फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।
Jinnah was born on December 25, 1876 at the Wazir Mansion, Karachi. 1893, joined the Lincoln's